हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सभी यूपीपीएससी एचईओ का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये क्लास आपको डेली 6 PM पर आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोकथाम का कौन सा स्तर विकलांगता को सीमित करने और पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन ए तृतीयक रोकथाम, ऑप्शन बी है माध्यमिक रोकथाम, ऑप्शन सी है प्राथमिक रोकथाम और ऑप्शन डी है आदिम रोकथाम। तो बताइए विकलांगता से कौन सा रोकथाम संबंधित है? प्राथमिक रोकथाम में क्या होता है, बीमारी होने से पहले ही हम इसे रोक देते हैं। किसके माध्यम से? जैसे हम टीकाकरण करते हैं, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं, इस तरीके से प्राथमिक तौर पर ही उसकी रोकथाम कर दी जाती है। फिर है आपका माध्यमिक रोकथाम। इसमें बीमारी जब हो जाती है तो उसका पता लगाकर उसका इलाज करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आदिम रोकथाम। इसमें क्या होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वातावरण में जोखिम कारकों को पैदा होने से रोका जाता है। और लास्ट में आता है आपका तृतीयक रोकथाम। इसमें क्या होता है, किसी को बीमारी लग गई और चोट लग गया तो विकलांगता को उसमें सीमित करना, मरीज को समान जीवन में वापस लाने के लिए पुनर्वास करना तृतीयक रोकथाम में शामिल है। इसलिए आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान और भूख को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है थैलेमस और ऑप्शन डी मेडुला ओब्लोंगाटा। तो बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर के तापमान और भूख को नियंत्रित करता है? तो ये होता है आपका हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहा है। एक समान वयस्क के लिए आयोडीन की दैनिक अनुशासित मात्रा क्या होती है? ऑप्शन ए 500 मिलीग्राम, ऑप्शन बी है 50 मिलीग्राम, ऑप्शन सी है 300 मिलीग्राम और ऑप्शन डी है 150 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान और भूख को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है थैलेमस और ऑप्शन डी है मेडुला ओब्लोंगाटा। तो बताइए मस्तिष्क का कौन सा जो भाग होता है शरीर के तापमान और भूख को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान वयस्क के लिए आयोडीन की दैनिक अनुशंसित मात्रा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 500 माइक्रोग्राम, ऑप्शन बी है 50 माइक्रोग्राम, ऑप्शन सी 300 माइक्रोग्राम और ऑप्शन डी है 150 माइक्रोग्राम। तो बताइए एक समान वयस्क के लिए आयोडीन की दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी 150 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग का आइसबर्ग घटना निम्नलिखित में से किसमें नहीं देखा जाता है? ऑप्शन ए टिटनेस में, ऑप्शन बी मधुमेह में, ऑप्शन सी एनीमिया में और ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप में। तो बताइए रोग का आइसबर्ग घटना इनमें से किसमें नहीं देखा जाता है? साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहा है। आपको इससे टफ क्वेश्चन चाहिए या इजी क्वेश्चन चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों का मॉक टेस्ट तैयार करूंगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए टिटनेस में नहीं देखा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी आइसबर्ग घटना किसमें देखी जाती है? मधुमेह में भी देखी जाती है, एनीमिया में भी देखी जाती है और उच्च रक्तचाप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे स्तर के स्वास्थ्य व्यवहारों को बदलने के लिए कौन सी संचार विधि सबसे अधिक प्रभावी होती है? ऑप्शन ए फिल्म शो,
ऑप्शन बी है पोस्टर, ऑप्शन सी है समूह चर्चा और ऑप्शन डी है रेडियो का प्रसारण। तो बताइए गहरे स्तर के स्वास्थ्य व्यवहारों के लिए कौन सी संचार विधि सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक के धब्बे किस रोग के विशिष्ट लक्षण होते हैं? ऑप्शन ए खसरा के, ऑप्शन बी है रुबेला के, ऑप्शन सी है गलसुआ के और ऑप्शन डी है छोटी माता के। तो बताइए कॉप्लिक के धब्बे किस रोग के विशिष्ट लक्षण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए खसरा का विशिष्ट लक्षण होता है कॉप्लिक के धब्बे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत मैदानी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC की जनसंख्या कवरेज क्या है? ऑप्शन ए 80,000, ऑप्शन बी है 1,20,000, ऑप्शन सी है 30,000 और ऑप्शन डी है 5,000। तो बताइए जनसंख्या कवरेज कितनी है CHC में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? तो ये है 1,20,000। ये कहाँ का है? ये प्लेन एरिया का है, मैदानी क्षेत्रों का। और अगर पूछे कि ट्राइबल एरिया में कितना है, ट्राइबल और हिली एरिया में, तो ये है 80,000। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रब टाइफस का कारण बनने वाला एजेंट क्या है? ऑप्शन ए कॉक्सियला बर्नेटी, ऑप्शन बी है रिकेट्सिया प्रोवाडेकी, ऑप्शन सी है रिकेट्सिया टाइपी और ऑप्शन डी है ओरिएंटिया तुप्स गमाउसी। तो बताइए स्क्रब टाइप्स का कारण इनमें से क्या है? तो ये है ओरिएंटिया तुत्सु तुत्सु मुसी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। तो आपका HU स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पेपर है, तो वहां पर क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या में रोग के बोझ को मापने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए व्यापकता दर का, ऑप्शन बी है दिल्ली का, ऑप्शन सी है घटना दर का और ऑप्शन डी है केस मृत्यु दर का। जनसंख्या में रोग के बोझ को मापने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो इसमें प्रयोग किया जाता है दिल्ली का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट लाइफ ईयर, ये है आपके दिल्ली का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी बेरीबेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी और ऑप्शन डी पेलाग्रा। तो बताइए विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रोग होता है पेलाग्रा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए हिपेटाइटोसाइट, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है एलियोली और ऑप्शन डी है न्यूरॉन। तो बताइए मानव गुर्दे की कार्यात्मक इकाई इनमें से क्या है? तो इसमें है नेफ्रॉन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पेज पर इन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लेकर आ सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड चेन प्रणाली में जिला स्तर पर पोलियो और खसरे जैसे टीकों को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -15 से -25 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है +2 से 8 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए कोल्ड चेन प्रणाली में जिला स्तर पर पोलियो और खसरे के टीकों को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो इनका तापमान होना चाहिए -15 से -25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी है एंड्रोलाइन और ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो बताइए लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो इसके लिए एड्रेनालाइन जिम्मेदार है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स रणनीति का उपयोग किस बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी HIV और एड्स और ऑप्शन डी मलेरिया। तो बताइए डॉट्स का उपयोग किस बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है? इसका मतलब होता है डॉट्स का डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ये किसके लिए कराया जाता है? तो ये कराया जाता है टीबी के लिए, जिसे बोलते हैं क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के लिए मच्छरों से बाहरी उष्मायन की मानक अवधि क्या है? ऑप्शन है 1 से 5 घंटे, ऑप्शन बी है 10 से 20 दिन, ऑप्शन सी है 2 से 3 दिन और ऑप्शन डी है 30 से 40 दिन। तो बताइए मलेरिया के लिए मच्छरों में बाहरी उष्मायन की मानक अवधि क्या होती है? तो ये होती है 10 से 20 दिन की अवधि होती है इनकी मानक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन डी विटामिन के। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जल घुलनशील विटामिन है? तो ये है आपका विटामिन सी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन है मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना, ऑप्शन बी है मलेरिया का उन्मूलन करना, ऑप्शन सी मुफ्त शिक्षा प्राप्त करना और ऑप्शन डी है महिलाओं को रोजगार प्राप्त करना। तो बताइए जननी सुरक्षा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है और ये योजना किस ईयर शुरू हुई थी, ये भी आप मुझे बताइए। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। इसका उद्देश्य था मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हड्डी को आमतौर पर ब्रेस्ट बोन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए स्कैपुला को, ऑप्शन बी क्लेविकल को, ऑप्शन सी स्टर्न को और ऑप्शन डी पटेला को। तो बताइए ब्रेस्ट ब्रेन के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? ब्रेस्ट बोन, तो ये जाना जाता है ईस्टर्न को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक टेस्ट का उपयोग किस बीमारी की संवेदनशीलता निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए क्षय रोग को, ऑप्शन बी डिप्थीरिया को, ऑप्शन सी स्कारलेट ज्वर को और ऑप्शन डी टाइफाइड को। तो बताइए सिक टेस्ट का उपयोग किस बीमारी की संवेदनशीलता निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है डिप्थीरिया के लिए। किसके लिए? डिप्थीरिया के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग आंख के विशिष्ट रंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी आइरिस और ऑप्शन डी रेटिना। तो बताइए आंख का कौन सा भाग होता है जो आंख के विशिष्ट रंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये होता है आपका आइरिस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। यह आंख का रंगीन हिस्सा होता है जो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइकार्बोनेट्स अस्थायी कठोरता के कारण होने वाली पानी की कठोरता के उपचार के लिए प्राथमिक विधि क्या है? ऑप्शन ए उबालना, ऑप्शन बी फिटकरी मिलाना, ऑप्शन सी है पर म्यूटेट प्रक्रिया और ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर मिलाना। तो बताइए बाइकार्बोनेट अस्थायी कठोरता के कारण होने वाली पानी की कठोरता के उपचार के लिए प्राथमिक विधि इनमें से कौन सी है? तो इसमें क्या किया जाता है? बॉइलिंग किया जाता है, उबाला जाता है। ऑप्शन ए उबालना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महामारी विज्ञान के जनक फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉन स्नो को, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर को, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच को और ऑप्शन डी लुइस पास्चर को। तो बताइए महामारी विज्ञान का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो महामारी विज्ञान के जनक है जॉन स्नो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ड्रॉपलेट संक्रमण के माध्यम से फैलता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी टिटनेस, ऑप्शन सी काली खांसी और ऑप्शन डी है हैजा। तो बताइए ड्रॉपलेट संक्रमण के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? तो इसका नाम है काली खांसी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक जल पूर्ति में फ्लोराइड मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दांतों की सड़न
को रोकने के लिए मिलाया जाता है। ऑप्शन बी कठोरता दूर करने के लिए फ्लोराइड को मिलाया जाता है। ऑप्शन सी बैक्टीरिया को मारने के लिए और ऑप्शन डी स्वाद सुधारने के लिए। तो बताइए जो जल में फ्लोराइड क्यों मिलाया जाता है? तो इसे दांतों को सड़ने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1978 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 1985 में और ऑप्शन डी 1995 में। तो बताइए भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 1985 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खाद्य समूह को बॉडी बिल्डिंग फूड्स के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट को, ऑप्शन बी विटामिन को, ऑप्शन सी प्रोटीन को और ऑप्शन डी वसा को। तो बताइए बॉडी बिल्डिंग फूड्स के रूप में किसे जाना जाता है? प्रोटीन को जाना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मच्छर प्रजाति मुख्य रूप से साफ पानी के कृत्रिम संग्रह जैसे कूलर और फूलों के गमलों में प्रजनन करती है? ऑप्शन ए मेंसोनिया, ऑप्शन बी क्यूलेक्स, ऑप्शन सी एनोफ्लीज और ऑप्शन डी है एडिस इजिप्टी। तो बताइए कौन सा मच्छर प्रजाति मुख्य रूप से साफ पानी के कृत्रिम संग्रह जैसे कूलर और फूलों के गमले में प्रजनन करती है? तो ये जो है मेनासोनिया, ये जलाशयों में पनपता है मच्छर, और है फिर है क्यूलेक्स, ये आमतौर पर आपको गंदे और प्रदूषित पानी जैसे नालियों और गड्ढों में मिलेगा। फिर आपका एनोफ्लीज, यह प्रजाति आपको ज्यादातर कहाँ मिलेगी? पोखरों और धान के खेतों में, प्राकृतिक और साफ पानी में। और फिर बता आपका एडिस इजिप्टी, ये मच्छर की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पानी के कृत्रिम संग्रह जैसे कूलर और फूलों के गमलों में प्रजनन करती है। ऑप्शन डी एडिस इजिप्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का समान पीएच स्तर क्या होता है? ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 8.2, ऑप्शन सी 7.4 और ऑप्शन डी 7.0। तो बताइए मानव रक्त का समान पीएच स्तर क्या होना चाहिए? तो एवरेज कितना होना चाहिए? औसत 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथिरिज्म किस दाल के अत्यधिक सेवन से होता है? ऑप्शन ए मसूर दाल के, ऑप्शन बी खेसारी के दाल से, ऑप्शन सी अरहर के दाल से और ऑप्शन डी मूंग के दाल से। तो बताइए लेथिरिज्म किस दाल के अत्यधिक सेवन से होता है? तो ये होता है खेसारी के दाल खाने से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ORS का कौन सा घटक सोडियम और पानी के अवशोषण में मदद करता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सोडियम साइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड। तो बताइए
ORS का कौन सा घटक सोडियम और पानी के अवशोषण में मदद करता है? तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोज। तो किसमें मदद करता है? ग्लूकोज के अवशोषण में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ORS ग्लूकोज का घटक है जो सोडियम और पानी के अवशोषण में मदद करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव में आशा कार्यकर्ता मुख्य रूप से लगभग कितनी जनसंख्या की सेवा करती हैं? ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी 1000 और ऑप्शन डी 3000। तो बताइए एक गांव में आशा जो कार्यकर्ता होती है वो मुख्य रूप से कितनी जनसंख्या की सेवा करती हैं? इनका फुल फॉर्म होता है, आशा का होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये होता है आपके आशा का फुल फॉर्म। ये किसके लिए, कितनी जनसंख्या की सेवा करती है? तो 1000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैर संचारी रोग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए संक्रामक मूल, ऑप्शन बी लंबी अवधि, ऑप्शन सी कई जोखिम कारक और ऑप्शन डी धीमी प्रगति। तो बताइए गैर संचारी रोग की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो ये संक्रामक मूल के नहीं होते हैं, ऑप्शन ए। इनसे क्या होता है? इन्फेक्शन नहीं होता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव लार का कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्सिन और ऑप्शन डी टाइलिन। तो बताइए तो इसमें टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन की शीशियों पर मिलने वाली बीवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है वैक्सीन वायल मॉनिटर, ऑप्शन बी है वैलिड वैक्सीन मेथड, ऑप्शन सी है वायरस वेरिफिकेशन मॉडल और ऑप्शन डी है वैक्सीन वायरल मान। तो बताइए बीवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है जो शीशियों पे लिखा जाता है वैक्सीन के? तो इसका फुल फॉर्म होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से विष हरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय और ऑप्शन डी फेफड़े। तो बताइए मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से विष हरण के लिए जिम्मेदार है? तो ये है आपका लीवर, यकृत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में रेबीज की कुष्मायन अवधि क्या होती है? ऑप्शन है 10 से 15 साल, ऑप्शन बी 1 से 3 दिन, ऑप्शन सी है 1 से 3 सप्ताह और ऑप्शन डी 1 से 3 महीने। तो बताइए मनुष्यों में रेबीज की कुष्मायन अवधि कितनी होती है? तो इनमें होती है 1 से 3 महीने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 का प्राथमिक स्रोत है? ऑप्शन ए खट्टे फल, ऑप्शन बी साबुत अनाज, ऑप्शन सी हरी पत्तेदार सब्जियां और ऑप्शन डी पशु उत्पाद मांस दूध। तो बताइए विटामिन B12 का प्राथमिक स्रोत इनमें से कौन सा है?
तो विटामिन B12 पाया जाता है पशु उत्पाद या मांस और दूध में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट किसके लिए नैदानिक है? ऑप्शन ए टाइफाइड बुखार के लिए, ऑप्शन बी डेंगू के लिए, ऑप्शन सी क्षय रोग के लिए और ऑप्शन डी मलेरिया के लिए। तो बताइए विडाल टेस्ट किसके लिए नैदानिक है? तो ये किया जाता है टाइफाइड बुखार में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नींद के लिए अनुशंसित शोर का स्तर क्या होता है? ऑप्शन ए 30 डीबी से नीचे होता है, ऑप्शन बी 50 से 60 डेसिबल होता है, ऑप्शन सी 80 से 90 डेसिबल होता है और ऑप्शन डी 100 डेसिबल से ऊपर होता है। तो बताइए समान नींद के लिए अनुशंसित शोर का स्तर क्या होता है? तो ये 30 डेसिबल से नीचे होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समिति ने सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए चड्डा समिति ने, ऑप्शन बी जंगलवाला समिति ने, ऑप्शन सी करतार सिंह समिति ने और ऑप्शन डी भोर समिति ने। तो बताइए किस समिति ने सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण की सिफारिश की थी? तो इसके लिए 1967 में जंगलवाला समिति बनाई गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो चड्डा समिति है ये बनाई गई थी मलेरिया उन्मूलन के लिए। बाकी आती करतार सिंह समिति, ये मल्टीपर्पज उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी जो स्वास्थ्य और परिवार से रिलेटेड थे। मल्टीपल पर्पज के लिए ये बनाई गई थी कमेटी। फिर आपका भोरे कमेटी, ये स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति है। इसका क्यों बनाया गया था? प्रशासनिक स्तर पर निवारक और उपचारात्मक सेवाओं के एकीकरण के लिए बनाया गया था भोर समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइव एटेनुएटेड टीका है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है आईपीवी, ऑप्शन सी टिटेनस टॉक्साइड और ऑप्शन डी बीसीजी। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइव एटेनुएटेड टीका है? तो ये है आपका बीसीजी का टीका। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव की छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है 15 से 20 मीटर, ऑप्शन बी है 6 से 7 मीटर, ऑप्शन सी है 0.5 मीटर और ऑप्शन डी 1 से 2 मीटर। तो बताइए वयस्क मानव की छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में भस्मीकरण प्रक्रिया किसके लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए धातु के कबाड़ के लिए, ऑप्शन बी है बायोमेडिकल कचरे के लिए, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक कचरे के लिए और ऑप्शन डी जैविक रसोई के कचरे के लिए। तो बताइए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में भस्मीकरण प्रक्रिया किसके लिए सबसे उपयुक्त है?
तो ये उपयुक्त है बायोमेडिकल कचरे के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनमाता रोग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस या तत्व जिम्मेदार है? ऑप्शन है आर्सेनिक, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी है सीसा और ऑप्शन डी मिथाइल मरकरी। तो बताइए मिनमाता रोग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस या तत्व जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है मिथाइल मरकरी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत DMHP का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन ए विकेंद्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन बी बड़े पागलखाने बनाना, ऑप्शन सी मनोरोग दवाओं का निर्यात करना और ऑप्शन डी केवल सिजोफ्रेनिया का इलाज करना। तो बताइए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत DMHP का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका फोकस होता है विकेंद्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का समृद्ध स्रोत क्या है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी कॉड लीवर तेल और ऑप्शन डी नींबू। तो बताइए विटामिन ए का समृद्ध स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है कॉड लीवर तेल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंसन रोग किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन ए चेचक का, ऑप्शन बी कालाजार का, ऑप्शन सी उपदंश का और ऑप्शन डी कुष्ठ रोग का। तो बताइए हैंसन रोग किसका दूसरा नाम है? तो ये नाम है कुष्ठ रोग का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति को मापने के लिए कौन सा संकेतक सबसे संवेदनशील है? ऑप्शन है मातृ मृत्यु अनुपात, ऑप्शन बी है जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन सी है कच्ची मृत्यु दर और ऑप्शन डी है शिशु मृत्यु दर। तो बताइए समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति को मापने के लिए कौन सा संकेतक सबसे संवेदनशील है? तो ये है शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार नियोजन की रिदम पद्धति के संदर्भ में सुरक्षित अवधि क्या है? ऑप्शन ए पूरा महीना, ऑप्शन बी है चक्र के पहले 7 दिन, ऑप्शन सी है दिन 10 से दिन 17 और ऑप्शन डी है मासिक धर्म से 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद। तो बताइए सेफ पीरियड क्या होता है रिदम मेथड में? रिदम मेथड में सेफ पीरियड क्या होता है? ये होता है मासिक धर्म से 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी, आपको डेली इसकी क्लासेस चाहिए या नहीं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं ये क्लासेस आपके लिए लेकर आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की धूल के सांस लेने से होने वाला व्यावसायिक रोग कौन सा है? ऑप्शन है एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन बी है बाइसिनोसिस, ऑप्शन सी सिलिकोसिस और ऑप्शन डी है एंथ्रोपोसिस। तो बताइए कोयले की धूल के सांस लेने से होने वाला व्यावसायिक रोग कौन सा है? जो एस्बेस्टोसिस है, एस्बेस्टोसिस ये अभ्रक का जो धूल होता है उसको सांस के थ्रू अंदर लेने को कहा जाता है। फिर है आपका बाइसिनोसिस या कपास काटन के धूल को संपर्क में आता है तब हमें बाइसिनोसिस होता है। और सिलिकोसिस क्या होता है? या रेत या पत्थर
रेत या पत्थर की जो धूल होती है उसके आपके अंदर जाने से होता है सिलिकोसिस, और कोयले की धूल के सांस से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपके एंथ्रोपोसिस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।